नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोटर वाहन दुर्घटना के क्लेम के बारे में। हम जानेंगे कि क्या होता है मोटर दुर्घटना और क्या मिलता है इसमें मुआवजा, और कौन लोग यह मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, वे कहाँ पर दावा डाला जाता है दुर्घटना में हुए नुकसान का मुआवजा प्राप्त करने के लिए। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं। तो चलो समझ लेते हैं क्या होता है मोटर दुर्घटना। कोई भी वाहन जो सड़क पर चलता है और उस वाहन से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे शरीर का कोई अंग नष्ट हो जाए या कई बार मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मामलों में एक कानून बनाया गया है कि जो भी इस दुर्घटना में घायल हुआ है या जिसकी मृत्यु हुई है उसको एक उचित धनराशि मुआवजे के रूप में दी जाती है। इसे कहते हैं मोटर वाहन दुर्घटना का मुआवजा। लेकिन यह मुआवजा कैसे मिलता है और कहाँ इसके लिए आवेदन करना पड़ता है, ये सब बातें इस वीडियो में हम समझेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि मोटर वाहन दुर्घटना में हुए नुकसान का मुआवजा लेने के लिए कहाँ पर आवेदन करें। तो इस प्रकार सड़क हादसों में हुई दुर्घटना के मुआवजा प्राप्त करने के लिए हर जिले में जहाँ पर जिला न्यायालय होते हैं वहीं पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। वहाँ पर दावा करके सड़क दुर्घटना में किसी वाहन के द्वारा हुए एक्सीडेंट में हुए नुकसान का दावा किया जा सकता है। यह एक्सीडेंट क्लेम का दावा करने से पहले पुलिस में इस एक्सीडेंट या दुर्घटना की रिपोर्ट अवश्य दर्ज करा देनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि कौन ले सकता है दुर्घटना में हुए नुकसान का मुआवजा। तो वह जिसको नुकसान हुआ है या जिसको चोट लगी है वह मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता है, या अगर दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उस मृतक के जो कानूनी वारिस हैं वो मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल में दावा दायर कर सकते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि एक मृतक के कानूनी वारसान कौन होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एक पुरुष के कौन कानूनी वारिस होते हैं। तो पुरुष के कानूनी वारिसों में उसके माता पिता शामिल होते हैं, साथ ही उसके नाबालिग बच्चे भी शामिल होते हैं। वह उसकी विधवा उसकी कानूनी वारिस होती है। ऐसे ही हम जान लेते हैं कि एक स्त्री के मामले में कौन उसके कानूनी वारिस होते हैं। तो एक स्त्री के कानूनी वारिस में उसका पति व उसके बच्चे शामिल होते हैं। अब हम एक बात यह भी जान लेते हैं कि कौन कानूनी वारिस नहीं होता है। तो कोई भी बालिग पुत्र जो स्वयं कमा रहा है वो इस प्रकार के मुआवजे के लिए कानूनी वारिस नहीं होता है। जिन लड़कियों की शादी कर दी गई है अर्थात विवाहित पुत्रियां भी इस दावे के लिए कानूनी वारिस नहीं होती है, और ऐसी विधवा जिसने अपना पुनर्विवाह कर लिया हो वह भी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के माध्यम से मुआवजे का दावा नहीं कर सकती। अब हम आगे इसमें जान लेते हैं कि मुआवजा किससे लिया जाएगा या
कौन मुआवजा राशि देने का हकदार होगा। या हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि किससे मांगा जा सकता है एक्सीडेंट क्लेम का भुगतान। जो भी वाहन होता है जिसे हम मोटर वाहन कहते हैं, उसके स्वामी या उसके ड्राइवर से एक्सीडेंट में हुए नुकसान का मुआवजा मांगा जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट में हर वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जिसे बीमा कहते हैं, वह भी करवाना जरूरी किया गया है। तो इस प्रकार से कुछ शर्तों के अधीन यदि किसी वाहन का बीमा किया गया है और उससे कोई दुर्घटना कारित हो जाती है तो उस बीमा कंपनी द्वारा भी एक्सीडेंट में हुए नुकसान का हर्जाना या जिसे क्लेम कहते हैं वह मांगा जा सकता है। और इस प्रकार से ज़्यादातर मामलों में जहाँ पर किसी वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया हुआ होता है तो ऐसी दशा में उस बीमा कंपनी के द्वारा ही एक्सीडेंट में हुए नुकसान का मुआवजा दावेदार को किया जाता है। अब हम यह जान लेते हैं कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के तहत एक्सीडेंट में हुए किसी भी नुकसान की भरपाई का दावा करने के लिए हमें जो आवेदन मोटर वाहन क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने पेश करना है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या विवरण अपनी दरखास्त में दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अपने दावे के अंदर प्रार्थियों का नाम लिखा जाना चाहिए जो आवेदन कर रहे हैं। अब ऐसा प्रार्थी जिसका एक्सीडेंट हुआ है वह स्वयं जीवित है तो वह स्वयं हो सकता है। इसके बाद हमें उसके पिता का नाम लिखना चाहिए, उसकी उम्र का ब्यौरा और उसके व्यवसाय का ब्यौरा भी अपने दावे के तहत लिखना चाहिए। यदि किसी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसों के द्वारा यह दावा पेश किया जाना चाहिए और इस दावे के अंदर दावेदार वारिसों के नाम, पता, उम्र व व्यवसाय भी लिखा जाना चाहिए। दुर्घटना करने वाले वाहन के स्वामी का नाम व उसके ड्राइवर का नाम भी लिखा जाना चाहिए। दुर्घटना करने वाले वाहन किस बीमा कंपनी से बीमा किया हुआ है उस बीमा कंपनी का नाम भी अवश्य लिखा जाना चाहिए। साथ ही उस वाहन का जो बीमा किया हुआ है उस बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि भी अपने दावे के साथ संकलन करनी चाहिए। इसके साथ ही वाहन के ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति भी साथ लगानी चाहिए। और इसी प्रकार से जिस वाहन से दुर्घटना किया गया है उस वाहन के जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होती है, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम आरसी कहते हैं, उसकी भी छाया प्रति अपने क्लेम के साथ लगानी चाहिए। कोई भी वाहन दुर्घटना किस समय व स्थान पर हुई है इस चीज का विवरण भी अवश्य दिया जाना चाहिए। अगर मृतक की दशा में यह दावा किया जा रहा है तो जो दावेदार हैं उनका मृतक से संबंध भी बताया जाना चाहिए। मृतक की आयु, उसके आश्रितों के नाम, पते व मृतक से संबंध भी जरूर उल्लेख किए जाने चाहिए। अगर दुर्घटना में व्यक्ति को चोट लगी है तो उस चोट की इंजरी रिपोर्ट, जिसे MLR मेडिकल लीगल रिपोर्ट कहते हैं, वह भी साथ संकलन करनी चाहिए। और यदि एक्सीडेंट के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई है तो
पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसे PMR कहते हैं, वह भी अपने दावे के साथ लगाई जानी चाहिए। और सबसे अंत में जितने दावे का क्लेम किया गया है उस राशि का भी उल्लेख अपने दावे में करना चाहिए। अब हम यह समझ लेते हैं कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में जो दावा पेश किया जाता है उसके अंदर किस तरह से और कितना मुआवजा राशि दी जाती है। तो कितना मुआवजा दिया जाता है, इस बात के लिए कई बातें निर्भर करती है। मृतक या घायल व्यक्ति की कितनी उम्र थी, क्या उसका व्यवसाय था, और उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, जो उस पर आश्रित है, उनकी क्या स्थिति है और क्या उसके परिवार की हैसियत है। इन सब बातों को क्लेम ट्रिब्यूनल ध्यान में रखकर मुआवजा राशि तय करती है। अब इस बात को हम एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लो कोई आदमी दैनिक मजदूरी करके 400 रुपया हर रोज कमाता है और किसी सड़क दुर्घटना में एक बस ने उसको टक्कर मार दी और इस प्रकार इस टक्कर से उसके पैर में काफ़ी चोट आ गई, जिसके कारण से वह 1 महीने तक अपने काम पर नहीं जा सका। साथ ही उसको अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। वह इलाज पर भी उसके 20,000 रुपये तकरीबन खर्च हो गए और साथ ही उसको अस्पताल में बार बार आना जाना पड़ा अपने इलाज के बाद भी, तो उसमें भी उसके लगभग 4,000 रुपये खर्च हो गए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुआवजा राशि तय की जाती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति 30 दिन तक काम पर नहीं जा सका, तो उसके 400 रुपये हर रोज के हिसाब से उसको 12,000 रुपये का नुकसान हो गया। साथ ही उसको जो 20,000 रुपये अस्पताल में खर्च करने पड़े वो उसका नुकसान हो गया, और जो उसको ट्रांसपोर्ट पर या आने जाने में जो उसको 4,000 रुपये खर्च हुए, ये उसको इस दुर्घटना में नुकसान हुआ है। तो वह व्यक्ति अपने इस नुकसान का दावा क्लेम ट्रिब्यूनल में वाहन के स्वामी, उसके ड्राइवर और उसकी बीमा कंपनी के विरुद्ध कर सकता है। वह उनसे इस नुकसान की मांग कर सकता है। अब इस उदाहरण में जैसे कि आपने समझा कि उसे 400 रुपये 30 दिन के हिसाब से 12,000 रुपये का नुकसान हुआ, अस्पताल का खर्च उसका 20,000 का हो गया, 4,000 रुपये उसे अन्य खर्च कर दिए, तो कुल उसका 36,000 का नुकसान कर दिया। इन सब बातों के अलावा भी जो मोटर वाहन क्लेम ट्रिब्यूनल होता है वह व्यक्ति के कुछ अन्य राशि भी मुआवजा के रूप में देती है। जैसे उसने कितना रुपया अपने इस दावे में कानूनी कार्रवाई में खर्च किया, कितना उसे दुख व पीड़ा हुई, उसका भी कुछ हर्जाना मोटर वाहन क्लेम ट्रिब्यूनल पीड़ित को दिलवाती है। तो ये जो हमने उदाहरण समझा, इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मोटर वाहन दुर्घटना में जिस व्यक्ति को नुकसान होता है या जिसकी मृत्यु कारित होती है उसे कैसे मुआवजा राशि दी जाती है। आगे हम यह समझ लेते हैं कि यह मोटर वाहन क्लेम ट्रिब्यूनल में दावा हम किस स्थान पर कर सकते हैं। तो इस विषय में हम यह बात समझते हैं कि जहाँ भी जिस स्थान पर वह एक्सीडेंट हुआ है उस जिले में वहाँ स्थित क्लेम ट्रिब्यूनल में यह दावा किया जा सकता है। दूसरा, यह दावा उस स्थान पर भी किया जा सकता है जहाँ पर जो व्यक्ति घायल हुआ है या जिसकी मृत्यु हुई है वह जहाँ पे निवास करता है या करता था। आगे इसमें यह बात भी जान लेते हैं कि यह दावा उस स्थान पर भी किया जा सकता है जहाँ पर विरोधी पक्षकार से हमारा आशय है कि वाहन का मालिक, वाहन का ड्राइवर या जहाँ बीमा कंपनी का कार्यालय स्थित है वहाँ पर भी यह दावा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने इसमें समझ लिया कि
किन किन स्थानों पर मोटर वाहन दुर्घटना में हुए नुकसान का दावा के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसमें यह बात भी समझने की है कि वाहन दुर्घटना में हुए नुकसान का दावा व्यक्ति या उसके वारिस स्वयं करे या वह किसी वकील के माध्यम से ऐसा दावा मोटर वाहन क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने प्रस्तुत करे। तो हम यहाँ पर सलाह देंगे, वैसे तो प्रार्थी स्वयं या मृतक की अवस्था में उसके वारिस स्वयं भी दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन एक वकील के माध्यम से किया गया दावा ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि वकील कानून का जानकार होता है और वह दावेदार की हर कानूनी बात को बड़े ही सक्षम तरीके से ट्रिब्यूनल के सामने रख सकता है और दावेदारों को एक अच्छी मुआवजा राशि दिलवा सकता है। अब हम समझ लेते हैं कि इस प्रकार मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में जो क्लेम की राशि पास की जाती है या जो आदेश इस क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा मुआवजे के रूप में दिया जाता है, उससे हम अगर संतुष्ट नहीं हैं तो उसकी अपील कितने दिनों के अंदर की जा सकती है और यह अपील कहाँ की जा सकती है। तो यहाँ हम जान लेते हैं कि इस प्रकार से मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा पास किए गए किसी भी आदेश की जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं, उसकी अपील 90 दिनों के अंदर अंदर उस राज्य के हाई कोर्ट में, जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं, की जा सकती है, जहां पर जिसके अधीनस्थ जिले की क्लेम ट्रिब्यूनल ने कोई आदेश पारित किया है। आगे हम जान लेते हैं कि यदि मोटर वाहन क्लेम ट्रिब्यूनल ने कोई आदेश पारित कर दिया है और विरोधी पक्षकार क्लेम की राशि नहीं दे रहा है तो क्या किया जाए। यदि किसी जिले की क्लेम ट्रिब्यूनल ने कोई राशि क्लेम के रूप में पास कर दी गई है तो वह अपने इस आदेश में यह भी लिखती है कि कितने दिनों के अंदर यह राशि दी जानी चाहिए। यदि इस बताए गए दिनों के अंदर विरोधी पक्षकार क्लेम की राशि प्रार्थी को नहीं देता है तो प्रार्थी अदालत में आवेदन देकर क्लेम की राशि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार का दावा करने पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा विरोधी पक्षकार की संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। वह उस कुर्क की गई संपत्ति से प्रार्थी को मुआवजा राशि दिलवाई जा सकती है या विरोधी पक्षकार को जेल भी की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से मोटर वाहन दुर्घटना के अंदर हुए एक्सीडेंट के नुकसान की भरपाई के लिए दावा कहाँ किया जा सकता है और किस प्रकार से हम दुर्घटना में हुए मुआवजे की राशि प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि यदि दुर्घटना करने वाले वाहन का पता ना चले कि किस वाहन द्वारा एक्सीडेंट किया गया है तो क्या किया जाए। ऐसी स्थिति को हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट कहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति से पीड़ित व्यक्ति को नुकसान ना हो उसके लिए भारत सरकार द्वारा एक सोलेटियम स्कीम 1989 में बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत एक्सीडेंट करने वाले वाहन के बारे में पता ना लगने पर पीड़ित या मृतक के वारिसान द्वारा प्रार्थना पत्र जांच अधिकारी को एक्सीडेंट होने के 6 माह के अंदर अंदर देना होता है।
इसके लिए एक निर्धारित प्रारूप बनाया गया है। यह आवेदन उसी प्रारूप के अनुसार जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में मृत्यु की दशा में व गंभीर दुर्घटना की दशा में अलग अलग मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को दी जाती है। तो आज का ये वीडियो इसी जानकारी के साथ समाप्त करते हैं। वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें ताकि ज़रूरतमंद व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ इसी चैनल पर। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।